कर दिया बेटा लाइव। पेन तो उठा के रख दिया करो कसम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। देखिए यार, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को 3-4 हिस्सों में बांटा है मैंने सीडीएस के एग्ज़ाम के हिसाब से। सबसे पहला हिस्सा जो माना है वो हमने माना है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल का मतलब जहाँ पे छोटे छोटे कोणों की बात हो रही हो, पैरेलल लाइन की बात हो रही हो, लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात हो रही हो, तो ऐसे सवाल है। कुशाल, थैंक यू भाई। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं तो उनको एक अलग से क्लासीफाई किया है। तो लाइन एंड एंगल जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत हैवी टॉपिक नहीं है कि बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल बनते हैं। लेकिन जब मैं आज इसे पढ़ रहा था आपको पढ़ाने से पहले कि सवाल का नेचर क्या है, तो मैंने पाया कि अब लाइन एंड एंगल से हर एग्जाम में एक दो सवाल सीडीएस में रखता है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि उन सवालों में कुछ ना कुछ नयापन लाया जा सके। तो सवाल बेहद आसान है, बस आपको हल्का सा सोचने में मजबूर करेगा। अगर आप उतना समझ पाए, सोच पाए, तो आप आसानी से उत्तर निकाल देंगे। आ जाइए सवाल पे। देखिए यार दोस्तों, कह रहा है जी दिए गए आरेख में यदि y बाई एक्स 6, y बाई एक्स 6 है मतलब 6/1 है, और z बाई एक्स 5/1 है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6। x ही दोनों जगह कंपेयर करा था, वो इक्वल आ ही गया। मतलब x, y और z का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो मैं कह दूंगा कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 है तो z की वैल्यू 5 है। तीनों का जोड़ निकालेंगे, 5 6 11 और 1 12, और x, y और z तीनों का जोड़ 180, तो 12 यूनिट 180। तो यहाँ से मेरे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, इट इज़ 15 डिग्री। एक यूनिट का मान 15 डिग्री। तो आपसे पूछा x का मान ज्ञात करें, तो एक यूनिट था x, तो एक यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री। सो योर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज बेटा हिंदी जब नोट्स आप बना रहे हो तो राइटिंग थोड़ी साफ सुथरी रखना। करें जी। अच्छा, इसको बोलना, जो ये पीएनजी बनाता है, तो ये जो फिगर है, लैंग्वेज बेशक थोड़ी और छोटी कर दे, लेकिन जो फिगर है इसको मैक्सिमम ले जाए। ठीक है, आइए दोस्तों। कह रहा है जी ये कोई दो पैरेलल लाइनें हैं पी और आर। बेटा अगर ये कोण 95 डिग्री है तो आप ये बताइए ये कोण क्या होगा। आप कहेंगे जी ये आएगा 85 डिग्री। ये आएगा बेटा 85 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन काट रही है ट्रांसवर्सल, तो ये 85 है तो ये कोण भी कितना आ जाएगा? 85। तो ये कोण आ जाएगा जी 85। अब बेटा आप थोड़ा सा समझो, ये एक ट्रायंगल बन गई ये वाली, है ना। तो अगर ये एक त्रिभुज बन गई तो त्रिभुज के तीनों मतलब जो बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल, उसका एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। हाँ या ना? तो यानी 110 डिग्री जो है वो बराबर होगा 85 जमा एक्स के। तो एक्स डिग्री की वैल्यू आ गई 25 डिग्री, दैट इज योर आंसर। तो बी की वैल्यू आ गई भाई 25 डिग्री। हाँ है ना? जी करें दोस्तों। मैं डाटा लिख देता हूँ साफ सुथरा, वैसे फिगर यहाँ लैंग्वेज में लिखा ही हुआ है। ये 35 डिग्री है भैया, ये 40 डिग्री,
ये 35 डिग्री था भैया। एफ डी जी 55 था। ये कौन 55 डिग्री भैया? ठीक है भैया। ये वाला कौन 40 डिग्री? कह रहा जी इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ एक्स की। तो देखिए यार बेहद आसान सवाल है। आप जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल 55 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये 55 है, तो ये वाला कोण भी 55 होगा जी। काहे को? इस वजह से बाबू, क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हुई, शीर्षाभिमुख कोण हुए। तो ये 55 है मेरे दोस्त, तो ये कोण भी कितना आया 55 का। इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। क्यों भाई? दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब ये 55 का है, ये 40 का है, तो ये नहीं निकाल देंगे क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल देंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 55 40 95, तो ये वाला कोण आया 85 डिग्री। अब बेटा एक बात बताओ, ये दो लाइनें पैरेलल थी, इन्हें ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये एंगल 85 डिग्री है, तो ये वाला कोण हमको चाहिए कितने का होगा? ये वाला कोण हमको बताना कितने का होगा। तो आप जानते हैं ये भी संगत कोण है ना? तो ये एंगल भी आ जाएगा 85 डिग्री का। जैसे ही अगला साल स्टार्ट हो मुझे बता देना। तो ये 3 ही सवाल है, 4 इसमें ज़्यादा? तो 2020 का पेपर जो फर्स्ट हुआ था उसमें ये 3 ही सवाल है। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 2019 सेकंड का क्वेश्चन लेंगे। करिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, करिए जी प्रयास। आ जाओ दोस्तों। देखिए यार ये सवाल है आपका, कह रहा है एक रेखाखंड ए बी है जो केंद्र बिंदु ओ है, और व्यास भी है। कह रहा है जी ये कोई सर्कल है, ये कोई मेरे बच्चों सर्कल है। इस सर्कल का डायमीटर है ए बी, इस सर्कल का डायमीटर है ए बी, ठीक है जी। और मेरे बच्चों इसका सेंटर है ओ। कहता है जी पी एक पॉइंट है, कहाँ है हम नहीं जानते। पी एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पे भी हो सकता है। मान लेते हैं आपको समझाने के लिए पी एक पॉइंट यहाँ है, कहीं तो लेना ही था, तो कहीं पे भी ले लिया। सर्कल के अंदर ले लो, बाहर ले लो, कहीं ना कहीं तो लेना है। अब सवाल ने कहा कि जी एपी की जो लंबाई है वो एक्स है, एपी की जो लंबाई है एक्स है, और पीबी की जो लंबाई है इसे हमने नाम दिया है वाई। तो पहली ही जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है क्या कि बताइए भाई पी वृत्त पर स्थित नहीं है, कौन सी एक ऐसी स्थिति है जो ये बता दे कि जो पॉइंट पी है वो सर्कल पे लाई नहीं करता। तो पहला ही ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर है और वाई की वैल्यू भी 6.5 सेंटीमीटर है। दिखाई दे रहा है बच्चों को बोर्ड से ही? देखना मोबाइल में डाटा। और सर्कल की रेडियस 6.5 थी, तो ये 6.5 है, ये भी 6.5 है, तो ये साइड की लेंथ आ गई 6.5 और 6.5 13। किसी भैया को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए। मैंने ए ऑप्शन ट्राई करने की सोची और ए ऑप्शन का डाटा मैंने इस्तेमाल किया है, एक बार जरा देखें। आया? दिखा? हाँ दिखाई दे रहा है। हम्म हम्म चलते चलते सही चलते रहता है। हम्म। तो देखिए यार दोस्तों, भाई पी
पॉइंट कह रहा है जी कौन सी ऐसी स्थिति है जो ये बता सके कि पी पॉइंट सर्कल पर नहीं है। तो अगर मेरे बच्चों पी पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो ये एक ट्रायंगल बनेगी, ये एक त्रिभुज बनी, हाँ है ना। और आप अच्छे से जानते हैं कि त्रिभुज का ये नियम होता है कि अगर ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो किन्हीं भी दो साइडों का जोड़ हर हाल में तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं का जोड़ या किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हर हाल में तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, तभी वो त्रिभुज है, अदरवाइज वो त्रिभुज नहीं। तो अगर आप ध्यान दें तो भैया ये लेंथ है 6.5, ये लेंथ भी है 6.5 और ये लेंथ है 13। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो 6.5 जमा 6.5 क्या 13 से बड़ा आ रहा है? तो आप कहेंगे जी नहीं, ये तो बराबर आ गया 13 के। इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बना पाएगा, दोनों भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए था। इसका मतलब जो पी पॉइंट है वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ ही होगा सेंटर में, क्योंकि तभी तो ये 6.5 और ये 6.5 और ये जोड़ 13, हाँ है ना। यानी पी पॉइंट सर्कल पे नहीं होगा, क्योंकि सर्कल पे पी होगा तो एक ट्रायंगल बनेगी और इन साइडों की लेंथ से ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो सवाल ने यही पूछा था कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें पी सर्कल पे लाइन ना करे। तो पहला केस ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है, क्योंकि ए ऑप्शन में वो लाइन नहीं करेगा। ठीक है, आइए जी अगले में। अब ये 2018 सेकंड है, 2019 नहीं 2019, अच्छा 2019 फर्स्ट में एक भी क्वेश्चन लाइन एंड एंगल का नहीं था, ये 2019 सेकंड था इससे पीछे वाला। अब ये 2018 सेकंड आ गया। पढ़े जी, देखिए यार सवाल में कह रहा है जी दो स्ट्रेट लाइनें हैं ए बी और सी डी। लेट से ये दो स्ट्रेट लाइनें ए बी और सी डी, कोई भी नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी। कह रहा है जी एक दूसरे को ऊपर काटती हैं। अब आगे कह रहा है ए ओ सी जो है ये वाला जो कोण है, कह रहा है कि ए ओ डी का 5 गुना, इस वाले कोण का 5 गुना, यानी ये वाला कोण x है तो ये वाला कोण कितना है जी 5x डिग्री। ऐसा मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है, ऐसा मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है। तो एक बार सुनिए समझिए, पहले सुनिए फिर समझिए, फिर बताएंगे क्या बात है। तो आप कहेंगे जी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है जी 180 डिग्री। तो 5x और x कितना हुआ जी 6x, 6x बराबर 180, तो x की वैल्यू आई 30, तो माने ये कोण 30 डिग्री है और ये 30 5 150 है। और आप जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 150 है तो ये भी 150 है, ये 30 है तो ये भी 30 है, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तो इसके जो कोण होंगे वो 30 30 150 150 होंगे, वो केवल बी ऑप्शन बता रहा है। करिए जी, ये 2018 फर्स्ट है भाई। आप भी जानते हैं लाइन एंड एंगल से कम कम ही सवाल आते हैं, क्योंकि बहुत हल्का टॉपिक है। आइए दोस्तों, द लोकस, लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर। ये मान लीजिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेट्स से इट्स नेम इज L1 एंड इट्स नेम इज L2। कहता है जी एक बिंदु है, वो बिंदु इन दोनों ही लाइनों से इक्वी डिस्टेंस है, वो बिंदु इन दोनों ही लाइनों से इक्वी डिस्टेंस है। कैसा है मेरे बच्चों? इक्वल डिस्टेंस पे। तो वो अगर इक्वल डिस्टेंस पे है यानी यहां है,
तो ध्यान रखना, हमेशा जो इक्वल डिस्टेंस बोली जाती है मेरे दोस्तों, वो बोली जाती है इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहां से भी इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, यानी ये लेंथ ए है, तो वो ये कह रहा है कि यहां से भी ये इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ये लेंथ भी ए है ना। और इसको मैं मिला देता हूं, या मैं इसको दूसरे रंग से मिला देता हूं, दिखाई दे जाए आपको। इसको मिला देता हूं, तो आप हमेशा एक चीज देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे? अगर आपने नहीं पढ़ा है सर्वांगसम तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि राइट एंगल दोनों का बराबर है, ये साइड दोनों की बराबर, और ये साइड दोनों में क्या हो गई? कॉमन। तो ये जो ट्रायंगल बनेगी ना मेरे बच्चों, ये क्या बन जाएगी? कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी, सर्वांगसम बन जाएगी, और ये हमेशा यहीं से होके गुजरेगी। क्लियर है? यानी इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, वो इन दोनों ही लाइनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, है ना। तो इस पॉइंट का जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी बाबू? एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। और यही पूछ रहा है कि इस बिंदु पथ का, मतलब इस बिंदु का बिंदु पथ का क्या होगा? तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी जी? एक स्ट्रेट लाइन। बहुत सारी स्ट्रेट लाइन नहीं, केवल एक ही स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? मैं यहां से कोई पॉइंट लूंगा तो भी वो इक्वी डिस्टेंस बनाएगा, मैं यहां कोई पॉइंट लूंगा तो भी वो इक्वल ही डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है जी। अगर यहां वो इक्वल डिस्टेंस बना रहा है तो इज दैट क्वाइट ओके? सो योर ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूट करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सिंगा भाई आप कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस मीन्स इन सेंटर। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट पार्ट, बट इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट क्वेश्चन, इसका मतलब ये इन सेंटर बना। बिल्कुल सही बात आपने बोली, आप बहुत ही ढक्कन टाइप बच्चे नहीं है। तो लेकिन उसने ये थोड़ी पूछा, उसने पूछा कि ये जो सेंटर बना, इसका बिंदु पथ क्या होगा। मतलब बिंदु पथ मतलब ये कहां पे दौड़ेगा? तो क्या ये सेंटर इस सर्कल पे दौड़ेगा? नहीं भाई, ये सेंटर तो बीच में है ना, सर्कल पे थोड़ी है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही दौड़ेगा, ये मैंने समझा। करिए जी 7वां सवाल। देखिए मेरे बच्चों, आप जानते हैं इस बात को कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, मतलब ये सारी लाइनें पैरेलल हैं, तो सारे रेशियो सेम होंगे। यानी जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। यानी जो रेशियो ए बी का बी सी से होगा, दिखाई दे रहा है ये कलर, वही रेशियो डी ई का ई एफ से होगा। भाई अगर ये पैरेलल लाइन है सारी और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो ए बी इंटू ई एफ बराबर होगा डी ई इंटू बी सी। डी ई इंटू बी सी, क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? ध्यान दीजिए, ए बी इंटू ई एफ बराबर होगा डी ई इंटू बी सी। क्लियर है? और ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, ए बी इंटू ई एफ बराबर बी सी इंटू डी। क्लियर है भैया? अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं कि ए बी इज टू ए सी, डी ई इज टू डी एफ। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये रेशियो सेम है तो ए बी बटे ए सी बराबर होगा किसके? डी ई बटे डी एफ के भी। ये बात बिल्कुल सही है कि ये अगर 5 है और ये अगर 20 है तो 1:4 है, तो इसका रेशियो भी मेरे भाई 1:4 ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ। इज दैट क्लियर?
ये बेहद ही अच्छा सवाल है। समझने का प्रयास करिए। कह रहा जी एक लाइन है ए बी, लेट्स से दिस इज द लाइन ए बी। ये कोई लाइन है बाबू ए बी। कह रहा जी इस लाइन की लेंथ 2 सेंटीमीटर। यहां कोई पॉइंट है जी सी, लेट्स से ये कोई पॉइंट है सी। अब कह रहा है जी कि इस तरीके से ये पॉइंट सी के ए सी स्क्वेयर जो है वो ए बी इंटू सी बी, ए बी इंटू सी बी है। और कह रहा है जी आपसे लेंथ पूछ रहा है सी बी की, लेंथ पूछ रहा है मेरे बच्चों सी बी की। तो मेरे बेटे अगर आपको लेंथ सी बी की पूछ रहा है तो सी बी की लेंथ हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। आप कहोगे जी देखो पूरी लेंथ कितनी है सर, तो पूरी लेंथ है सर 2 सेंटीमीटर। ये कितना है सर x, तो ये कितना बचा x माइनस 2, 2 माइनस एक्स। भाई क्यों, ध्यान दो, पूरी लेंथ थी 2, ये लेंथ थी x, तो ये 2 माइनस एक्स बचा। किसी भैया कोई आपत्ति है यहाँ तक? नहीं। अब जरा ध्यान दो, वैल्यू रखते हैं, ए सी की जगह 2 माइनस एक्स रखना, ए बी की जगह 2 रख दो और बी सी की जगह रख दो x। यहाँ करेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और यहाँ 2x। इधर उधर लाओगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू निकालनी होगी, फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो मेरे दोस्तों, b की वैल्यू है माइनस 6, रखोगे प्लस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू 6 का और 36 और 4 चौक 16, 36 में 16 आ गया 20। और आप चाहो तो 20 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहो चाहो तो आप 20 को लिख सकते हैं 4 5 20 यानी 2√5 बटे 2। a की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 ऊपर से 2 कॉमन ले दो तो आ जाएगा 3 जमा घटा √5 बटे 2, बटे सिर्फ इतना क्योंकि वो तो हट गया ना। अब ये आपका आंसर आया। एक बार इतनी बात समझे फिर मैं आपको सवाल समझाता हूं, एक बार इतनी बात समझे फिर आगे की कहानी समझाता हूं। देखिए यार, यहां से 2 आंसर आपके निकल के आए। एक आंसर निकल के आया 3 प्लस √5 और एक आंसर निकल के आया 3 माइनस √5। वैसे भी आप जानते हैं 3 माइनस √5 ऑप्शन में दे रखा है तो डायरेक्ट यही आपका आंसर हो गया। प्लस वाला आंसर इसलिए भी नहीं होना, क्यों, क्योंकि 3 में कुछ जोड़ोगे तो ये वैल्यू 3 से बड़ी आ जाएगी और बेटा ये पूरी ही वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू 3 से बड़ी कैसे आ सकती है, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। तो आंसर आ गया 3 माइनस √5। दैट इज योर आंसर। कौन से साल का है पेपर का क्वेश्चन? 18 फर्स्ट का क्वेश्चन है एग्जाम का, सीडीएस का। देख रहे हो ना आप, सवाल अच्छे खासे पूछ रहा है। आप चाहें तो इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपका कैसे तो दिखाता हूं, बताता हूं। अगर मुझे ये सवाल ऑप्शन से करना हो तो इस तरह से समझना होगा कि यार ऑप्शन लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं 3√5 ले लूं तो ये लाइन 3√5 आ गई तो ये 2 माइनस 3√5 लेनी पड़ेगी। अब देखो क्या इनका प्रोडक्ट 2 आ रहा है, तो आप कहेंगे जी 2 तिया 6√5 आया है ना, और 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 5 45, मतलब इन्हीं सोल्व हो जाए, रूट में ही आंसर रह जाना है, हाँ है ना। अब अगले पे जाते हैं बी ऑप्शन पे। अगर बी ऑप्शन ले लें 3 माइनस √5 तो ये वैल्यू 3 माइनस ये वैल्यू 3 माइनस √5 है भैया, तो यहां रखोगे 2 माइनस 3 प्लस √5 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 तो इसकी वैल्यू आएगी क्या √5 माइनस 1। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब इन्हें गुना करो, 5 को 3 से करोगे 3√5, 5 को 5 से करोगे 5,
-3 और 1 को √5 से करोगे -√5। अब देखो जी, अरे √5 को 3 से क्या 3√5, √5 को क्या -5, -1 को 3 से किया -3 और -1 को √5 से किया +√5। ऑप्शन से करना ही भारी पड़ जाएगा, ऑप्शन से भारी पड़ जाएगा भाई सवाल करना, क्योंकि इसके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो 2 सॉल्यूशन निकल के आने हैं, समझ रहे हैं ना। अरे हाँ यार, हट तेरी करे, हट नहीं होना, क्योंकि सम 2 चाहिए, इनटू 2 नहीं, सम 2 चाहिए। तो सम अगर आप 2 करने पे आओगे तो सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो 2 से घटा के यहाँ दिख रहे हैं, तो उनका जोड़ 2 आना ही आना है, यानी इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे, समझ रहे, इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ x की जो मर्जी वैल्यू लें या 2 - x लेंगे, जोड़ेंगे तो 2 ही आना, उसमें तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। वो जो यहाँ रिलेशन बन रहा होगा ना, उस रिलेशन को यहाँ चेक कराना पड़ेगा इस वाली आइडेंटिटी पे, तो यहां जो सेटिस्फाई कर देगा तो आंसर, और वो कैलकुलेट ही हो जाएगा। सॉरी, आ जाइए यहाँ पे, ये 2017 सेकंड आ गया बच्चे, करिए जरा प्रयास। भेजा उसने क्वेश्चन इतना, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, फिर कराता हूं। देखो यार दोस्तों, ध्यान से समझिए, कह रहा जी ए बी और सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर 3 स्ट्रेट लाइन है, ए बी और सी, तो इनके संदर्भ में क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है। पहली लाइन में कह रहा है कि यदि ए सी के समानांतर है, ए कोई लाइन है, कह रहा जी ये सी के समानांतर है, ए लाइन जो है ये किसी लाइन सी के पैरेलल है। इसी में आगे कह रहा है कि बी और सी भी पैरेलल है, यानी सी के पैरेलल एक लाइन है बी, तो इसका अर्थ ये है कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ए और बी भी दोनों आपस में पैरेलल होंगी। इसका अर्थ मेरे बच्चों ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही, पहली स्टेटमेंट 100% सही। अब आते हैं जी दूसरी स्टेटमेंट पे। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि यदि ए सी पर लंब है, ये कोई लाइन है सी, और ए ये जो लाइन थी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब कह रहा है जी बी भी सी पे परपेंडिकुलर है, तो आप कहीं से भी डाल दो परपेंडिकुलर। अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप जानते हैं ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, तो इसका मतलब ये और ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। भाई अगर 2 लाइनें पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आने चाहिए ना, तो करस्पॉन्डिंग बराबर है तो दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर आप बी को नीचे से भी खींचते तब भी क्या फर्क पड़ता, तब भी ये दोनों पैरेलल ही थी, हाँ है ना। तब उस स्थिति में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते, किसी भैया को दिक्कत नहीं। अब आते हैं जी थर्ड पे, थर्ड को पढ़िए ढंग से, यही थोड़ी सी समझने वाली थी। सवाल में कह रहा है थर्ड में ए और सी के बीच का कोण न्यून कोण है और बी और सी के बीच का कोण भी न्यून कोण है, यानी सी एक लाइन है जिसे ए भी टकराएगी और बी भी। तो भैया सी कोई लाइन है, ये कह रहा है जी ए टकरा रही है, और ए जब टकरा रही है तो टकराने में एक्यूट एंगल बना रहा है, ये थीटा बना दे रहा है, ठीक है जी।
अब बी भैया इससे जो टकराएगी, बी भैया इससे जो टकराएगी, कह रहा है जी वो भी एक्यूट एंगल बना रही है। बी जो है वो टकराएगी तो वो भी एक्यूट एंगल बनाएगी। अब देखिए यार दोस्तों, अगर मैं बी को ऐसे खींच दूं, बी को ऐसे खींच दूं, तो बी सी के साथ एक्यूट एंगल बना रही है और कह रहा है दोनों ही एक्यूट एंगल आपस में बराबर हैं। तो बताइए क्या ए और बी पैरेलल होंगी? तो बिल्कुल भी नहीं, ए और बी दोनों पैरेलल नहीं होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब अगली बात पे आते हैं, क्या कि सर क्या इसमें पैरेलल हो भी सकती है? तो हाँ भाई हो सकती है। अगर मैं बी को यहां से मिला दूं, बी को यहां से खींच दूं, तो बी तो एक्यूट एंगल यहां पे भी बनाएगी। अगर मैं इस स्थिति पे आ जाऊं तो ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे बच्चों। अगर ये एक तिर्यक रेखा है और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बराबर हो गया। तो उस स्थिति में दोनों ही लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। हाँ है ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यानी तीसरी जो स्टेटमेंट है वो सही भी है और गलत भी है। भाई पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसने ये कहा कि भाई देन तो हमेशा ही मतलब तो ए और बी पैरेलल होगा, ये जरूरी नहीं है, इसलिए तीसरी स्टेटमेंट गलत है, केवल पहली और दूसरी सही। तो बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, यानी पहली दो। आ जाइए। कह रहा जी एक समतल में 8 रेखाएं हैं जिनमें से कोई भी दो आपस में समानांतर नहीं है। बिंदुओं की वह अधिकतम संख्या क्या है जिन पर वे प्रतिच्छेदित करती? पढ़िए भाई, ये 2017 सेकंड है ना, ये अच्छे सवाल आ रखे हैं इसमें और ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। देखिए यार, कह रहा जी मैक्सिमम पॉइंट क्या होंगे जिन पर वे प्रतिच्छेदित करती। तो दोस्तों ध्यान दो, क्या समझिए, समझने की कोशिश करिए। अगर एक ही लाइन है तो किसी से इंटरसेक्ट होगी नहीं। अगर दो लाइनें हैं तो ये तय है कि दो लाइनें हर हाल में किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइनें हैं तो सिर्फ एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? अगर लाइनें हैं भैया तीन, एक लाइन, दो लाइन, अब तीसरी लाइन में खींचना चाह रहा हूं और मुझे मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, तो अगर मैं यहीं से खींच दूंगा तीसरी लाइन, तो आप कहेंगे सर इसमें तो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट रह जाएगा और हमको चाहिए मिनिमम नहीं मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर मैक्सिमम चाहिए तो हमें ये लाइन वहां से खींचनी चाहिए जहां कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो, यानी यहां से खींच लो ना सर। ऐसा करने पे कितने पॉइंट तैयार हो जाएंगे? तीन। कितने पॉइंट तैयार हो जाएंगे? तीन। हाँ है ना? किसी भैया को कोई आपत्ति है यहां तक? नहीं। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर ये तीन लाइन है, ये तीन लाइन है, अब कहे कि जी एक चौथी लाइन खींच दो और अधिकतम इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने चाहिए, तो अगर मैं चौथी लाइन यहां से खींचूंगा ना मेरे बच्चे, तो कितने पॉइंट बने? एक, दो, तीन, चार। कितने पॉइंट बनेंगे? चार। लेकिन मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो देखते हैं क्या कोई और तरीका है कि मैक्सिमम बन पाए। तो भैया अगर मैं इसे यहां से खींच दूं या मैं यहां से खींच दूं या मैं इसे यहां से खींच दूं, कोई दिक्कत है इसमें? मतलब कहीं से भी खींच लूं, मेरी मर्जी। मैं यहां से खींच देता हूं। अब देखते हैं कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो अब 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बने। तो मेरे बच्चों हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा ही इस बात का ध्यान रखिएगा
कि जब भी हमें मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो जितनी भी लाइनें हैं वो एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होके ना गुजरे। अगर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होके गुजरेगी तो फिर ज्यादा से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे, फिर कम से कम निकलेंगे, है ना। तो अगर ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्ट करना है तो लाइन को वहां कटवाओ जहां कहीं पे इंटरसेक्ट ना कर रखी हो, हाँ है ना। तो मेरे भाई हर दो पॉइंट्स नए बन जाते हैं, हर दो पॉइंट इससे नए तैयार हो जाते हैं आगे की लाइनों के लिए, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला होता है एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ लाइनें कितनी भैया, दो, और हमें पता है कि एक लाइन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तैयार करेगी जिसपे आगे आने वाले टाइम में कोई और पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे तो दो फैक्टोरियल, दो में से, भाई यहाँ तो समझ रहे हैं ना मेरी बात, तो दो में से दो गया, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन, और यहाँ दो फैक्टोरियल। तो आप देखेंगे अगर दो लाइनों की बात हो रही है तो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर तीन लाइनों की बात हो रही है तो 3C2 लगाएंगे, तो फार्मूला हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन तीन में से दो गया एक फैक्टोरियल, और यहाँ दो फैक्टोरियल। सोल्व करोगे तो तीन को लिखेंगे तीन गुना दो फैक्टोरियल, दो से ये दो कटा, तीन बटे एक तीन आ गया। नहीं हुआ मतलब, एक ही है ना। हाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में आ गया ना सॉल्व। हाँ लगा दे, अभी रुक जा 2 मिनट बाद लगा दो। क्लियर है जी, तीन फैक्टोरियल यानी तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे ही अगर मेरे बच्चों चार लाइनें हैं तो आंसर हो जाएगा 4C2। तो यहाँ लगाएंगे 4C2 को, तो चार फैक्टोरियल अपॉन में चार माइनस दो एन माइनस आर, तो दो, और आर फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल। तो चार को लिख लेंगे चार गुना तीन गुना दो फैक्टोरियल। इसका ज्ञान होना चाहिए आपको, इससे ये कटा, दो फैक्टोरियल की वैल्यू दो, दो दूनी चार, तीन दूनी छः। तो आपने देखा कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहे हैं, छः। तो हमेशा इस सवालों के लिए एक ही फार्मूला, ये ध्यान रखिए, और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो जो यहाँ वाला सवाल है इसमें देखिएगा फार्मूला लगाना है, जैसे 8 लाइनें हैं तो हर लाइन से दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नए तैयार किए जा सकते हैं। तो फार्मूला बनेगा 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस दो यानी 6 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को लिख दें 8 गुना 7 गुना 6, और 6 फैक्टोरियल को 6 ही फैक्टोरियल रहने दें, और 2 फैक्टोरियल को 2, क्योंकि 2 गुना 1 2 ही रहता है। अब ये कट जाएगा बाबू, 2 चौक 8 आएगा, 4 7 28। तो इसका मतलब अधिकतम कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, 28 पॉइंट तैयार हो सकते हैं। सी इज योर राइट ऑप्शन, सी इज योर राइट ऑप्शन। अब एक बात और, यहां से हम इसका एक फार्मूला और भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या कि अगर हमेशा ये रहना है कि NC2 आंसर आना है आपका, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, तो n माइनस दो फैक्टोरियल इंटू में दो फैक्टोरियल। अब देखो बेटा, n फैक्टोरियल को लिखना चाहें तो हम n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हाँ है ना। और यहाँ n माइनस टू फैक्टोरियल, और दो फैक्टोरियल की वैल्यू दो। तो आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये डायरेक्ट एक आंसर आ गया जो आप याद रख सकते हैं। आप कहें कि सर आपने डायरेक्ट ये क्यों नहीं लिखवाया, इसलिए कि मैं इसमें कुछ और भी बातें बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे इस फार्मूले को एक्सप्लेन करना था पूरा, ठीक है। तो हम चाहते थे इस सूत्र को याद रख लेते तो भी हमारा काम चल जाता, कि डायरेक्ट सूत्र है जी n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो भैया आठ लाइनें थी, तो आठ 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 में गया 7 बटे दो, दो चौक 8, 7 चौक 28। तो सीधा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो गए जी, 28, हाँ है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब लगा बेटा वो वाला सवाल, मैं यहाँ पे कुछ और बताना चाह रहा था आपको, लगा दे।
देखिए यार, इस सवाल को पढ़िए फिर बताते हैं आगे। ये सीडीएस का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है कि आगे इस तरह से पूछ सकता है सवाल। देखिए जी, जिनको फैक्टोरियल की समझ नहीं है वो डायरेक्ट फार्मूला जो आखिरी में लिखवा है उसको याद रखें, बाकी पढ़ें एक बार इसको। करें जी इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। आ जाओ जी, यहां बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यार, अगर एक ही लाइन है तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनना ही नहीं है ना बाबू। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये एक ही पॉइंट पे मिलेगी, तो एक ही पॉइंट से तो कोई लाइन बननी नहीं है। लेकिन अगर मैं तीन लाइनें एक दूसरे को कटवा दूं ऐसे, तो कितने पॉइंट बने भाई? 3 पॉइंट बने। कितने पॉइंट बने जी? 3 पॉइंट बन गए। एक पॉइंट बना मेरे बच्चों ये, एक पॉइंट बना ये, और एक पॉइंट बना ये। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला के क्या कोई लाइन बना सकते हैं आप? क्या इन तीनों बिंदुओं को मिला के क्या आप कोई लाइन बना सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा जी नहीं बना सकते, क्योंकि इससे मैं इसको मिलाना चाहूंगा तो यही लाइन रहेगी, इससे मिलाना चाहूंगा यही लाइन रहेगी, इससे मिलाना चाहूंगा तो ये लाइन, और मुझे नई लाइन बनानी है। इसका मतलब एक लाइन है तब भी नहीं बनेगी, दो लाइनें हैं तब भी नहीं, और तीन लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तब भी नई फ्रेश लाइन नहीं बनेगी। फ्रेश लाइन इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से नहीं बनेगी, यानी जीरो लाइन बनेगी। तो मेरे बच्चों, अगर चार लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूं तब क्या कहानी? हाँ है ना, ये चार लाइनें। तो चार लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी बाबू, तो कितने पॉइंट बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे बताओ, ये 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलके कितनी लाइनें बना सकते हैं? 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलके कितनी लाइनें बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा, देखिए जी, यहां से अगर हम खींचना चाहें तो एक ये बन सकती है, इधर बनेगी नहीं क्योंकि ये लाइन बन जाएगी, इधर नहीं बनेगी क्योंकि ये लाइन है, इधर नहीं बनेगी क्योंकि यही लाइन बन जाएगी। दूसरा, इस पॉइंट से जी, तो देखिए यार, इस पॉइंट से ना यहां बन सकती, ना यहां बनेगी, ना यहां बनेगी, इससे तो केवल यहीं बन सकती है। इधर बनाएंगे तो ये लाइन बन जाएगा। इस पे आते हैं जी, इससे कहां बन सकती है बाबू? भाई इधर तो बनेगी नहीं क्योंकि ये तो यही स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इसको इससे मिला दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बाकी आप देख लो, 6 बिंदुओं से कितनी फ्रेश लाइन तैयार करी जा सकती है इस सवाल में? तो आप कहेंगे सर 3 फ्रेश लाइनें यहां पे तैयार की जा सकती। कितनी फ्रेश लाइनें तैयार की जा सकती? 3 फ्रेश लाइनें तैयार की जा सकती। तो यानी हम इसके लिए जो मिनिमम सैंपल ले लें वो 3 लाइनों का ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना 4 लाइनों का, क्योंकि मैंने बताया कि यार 1 2 3 लाइनों में तो फ्रेश लाइनें बनेगी नहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी भी लाइनें हैं उनमें से 4 लाइनें चूज कर लो, जितनी भी लाइनें हैं उनमें 4 लाइनें चूज कर लो, ठीक है जी। और हर 4 लाइन से कितनी फ्रेश लाइनें तैयार होती हैं? 3 फ्रेश लाइनें तैयार हो जाती हैं। बस ये फार्मूला रखिए भाई, जितनी भी मान लो n लाइनें रखी तो उनमें से 4-4 लाइन के पेयर बना लो, और हर 4 लाइन के पेयर से 3 फ्रेश लाइनें बनती हैं, क्योंकि यहां बताया आपको 4 लाइनें बनी भाई, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और ये बाबू L1 L2 L3 ये, और ये वाली लाइन का नाम हम रख लेते हैं L4। 4 लाइनों से 3 इंटरसेक्ट मतलब 3 फ्रेश लाइनें बनी। अब अपने सवाल में अगर हम आएंगे तो यहाँ कितनी फ्रेश लाइनें लाइनें कितनी थी? n।
अगर लाइनें n थी बाबू, अगर लाइनें n थी तो सोल्व करने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो देखिए यार, अगर लाइनें n है, कितनी लाइनें बाबू, n लाइनें, तो NC4 इंटू 3, तो n की वैल्यू रखेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 3। अब इस n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, उत्तरी बहुत लंबा चला गया, इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल बटे में n माइनस 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं जी, 4 3 12 दूनी 24 और गुना में यहाँ 3। तो आप देखेंगे इससे ये कट गया, 3 से काटेंगे 8, तो आंसर आ गया 1/8 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। तो मेरे बच्चों ये भी एक नया सूत्र बन गया, हमेशा के लिए ध्यान रखना कि जितनी भी लाइनें दे रखी हूं, अगर कहे कि 50 लाइनें, अगर आपको कह दे 50 लाइनें और कहे कि कोई भी लाइन एक दूसरे को के पैरेलल नहीं है, ठीक है, दूसरी बात आपको ये कह दे कि भाई कोई भी एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर नहीं गुजरती, तो बताइए इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कितनी फ्रेश लाइनें तैयार होती हैं। तो डायरेक्ट इस सूत्र में n की वैल्यू 50 रख दो, आपका डायरेक्ट उत्तर आ गया, ठीक है। 50 कहे, 20 कहे, 10 कहे, 4 कहे, 8 कहे, 20 कहे, कुछ भी कहे आप कर लेंगे ना इस तरीके के सवाल को। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो मुझे यहाँ देना था, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे आते हैं, पढ़िए जिस सवाल को। ये 17 का फर्स्ट चालू हो गया, मुझे लगता है कल हम इसको बढ़िया से खत्म कर लेंगे। देखिए यार, बेहद ही आसान सवाल आपको बता रखा है मैंने क्लास में, अगर आप पढ़े हुए हैं मुझसे, कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो इस एंगल का अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचे और इस वाले एंगल का अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, हाँ है ना, तो ये कोण हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे यही है, कह रहा है जी ये पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी भैया, हाँ है ना। ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, कह रहा है जी इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये कितने डिग्री का होगा जी, 90 डिग्री। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। बताओ जी, कह रहा जी ये 80 डिग्री है बेटा, अगर ये 80 डिग्री है और कह रहा जी ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर सवाल ने दे रखा है, तो आप तो नियम जानते हैं कि अगर इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है 80/2, ये आ जाएगा 40 90 40 130, तो ये आंसर होगा 130, हाँ है ना, यानी y की वैल्यू तो 130 आनी। अब x की निकाल लेते हैं। देखिए यार, कह रहा है जी ABC 60 है, अगर बेटा ABC ये पूरा कोण 60 है, ये पूरा कोण 60 है, ये पूरा कोण 60 है, ये पूरा कोण 60 है बेटा, ये पूरा कोण 60 है, तो ये कोण कितना आया, 30 डिग्री, हाँ है ना, हाँ है ना। अच्छा, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, अगर ये पूरा कोण 60 है, ये कोण 80 है, 80 और 60 कितना हुआ जी 140, तो ये पूरा कोण कितना हुआ 40 बचा सिर्फ, और 40 का आधा करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डिग्री। तो x की 20 है और y की 130 है। कोई सा आंसर है आपका सेट होने वाला, तो सी आंसर, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। करिए जी।
देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा ध्यान रखना ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण थीटा होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जी 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सर ये कोण 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? ये 90 है, 180 होता है, तो इन दोनों का जोड़ 90 होना, वो 90 माइनस थीटा। अब सवाल में कह रहा है जी, ये मान लिया हमने थीटा है, ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये एंगल हो गया जी थीटा। अब बेटा ये एंगल थीटा, यहाँ से यहाँ तक का ये कोण है थीटा। अब एक बात बताओ कि ये पूरा कोण कितना है, तो आप कहोगे जी 90 डिग्री। पूरा कोण कितना है बेटा? 90। कितना है जी? 90। ये थीटा है, तो मेरे बच्चों ये कोण 90 माइनस थीटा है। भाई ये पूरा कोण 90 डिग्री था मेरे बेटा, पूरा कोण 90 डिग्री था, पूरा कोण 90 डिग्री था, पूरा कोण 90 डिग्री था। ये थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा था। अब सवाल में कह रहा है जी दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, यानी क्यू टी और एम एल, ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं। एल एम एंड क्यू टी आर पैरेलल लिखा हुआ है। क्लियर है? अगर ये दोनों पैरेलल है मेरे बच्चों और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है मेरे बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इसे हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका सॉल्यूशन सही करके लिखना है, ठीक है? अब ये देखियो यार, ये वाला कोण कितना है जी? 90 माइनस थीटा आ गया, हाँ है ना? तो यानी यहाँ एक ट्रायंगल है एम एल, ये कोई पॉइंट है एल और ये है ए। ये बेटा कोण है 90 माइनस थीटा और ये कोण भी है 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये था आर, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर आएगा। तो सवाल में आपसे पूछा था कि आर एल एम, आर एल एम किसके बराबर होगा, तो ये कोण किसके बराबर होगा? तो ये कोण बराबर होगा इसके, यानी एल आर एम के। तो ऑप्शन में एल आर एम ये रखा बी, तो ये बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, किसी भैया को दिक्कत? कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस पे? बी ऑप्शन। क्लियर है जी? आई बताओ मित्रों। आओ जी दोस्तों, देखिए बेटा, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो सवाल में कह रहा है कि यूएसटी ये कोण है 70 डिग्री। अब बेटा ये कोण अगर 70 डिग्री है तो ईमानदारी से एक बात बताओ, ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70। भाई करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे ना इसे, संगत कोण, हाँ है ना? और अगर बेटा ये 70 है तो ये कोण भी कितना होगा? 70 डिग्री। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो बना बाबू। क्या बना? करस्पॉन्डिंग एंगल। और एल पी आर दे रखा है कितना? 35 डिग्री। तो ये कोण दे रखा है 35 डिग्री। तो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस पे ये जो कोण है, ये 70 जमा 35 जोड़ोगे तो ये आएगा 105 डिग्री। तो ये कोण आया 105 डिग्री, ये वाला पूछा हुआ है। तो 180 में से 105 गया, ये कितना आया? 75 डिग्री। दैट इज योर आंसर। तो ये कोण 75 डिग्री आ जाएगा। किसी भैया कोई आपत्ति है यहां तक? बोलो जी। हाँ जी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 75 डिग्री।
चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मेरे बच्चों कल पढ़ेंगे इससे आगे और अगली क्लास में इसे कंप्लीट करें। थैंक यू यार।